नमस्कार दोस्तों, आज और अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि इससे पहले आप ये तस्वीर जरूर देख लिए होंगे और आपको भी लग रहा होगा कि हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको हार्दिक पटेल का ये करारा जवाब दिखाता हूँ, जिससे देखकर आप भी गर्व करेंगे। आप भी कहेंगे कि विपक्ष में अगर कोई नेता हो, उसका जवाब हो, वो भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा हार्दिक पटेल ने दिया। क्या लिखा है जरा ये देखिए आप। हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं। लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। ऐसा जवाब, वो भी एक ऐसी सरकार के खिलाफ जिसके केंद्र के मैंडेट को अगर छोड़ भी दिया जाए तो देश भर के तमाम राज्यों में जिस तरीके से जनता ने उसे सिर आंखों पर बिठाया है, जिसके कारण आज उसकी आंख अंधी हो चुकी है। ऐसे में हार्दिक पटेल जब इस तरह का जवाब सत्ताधारी पार्टी को आंखों में आंख डालकर देता है, तो निश्चित तौर से सत्ताधारी पार्टी के होश फाख्ता हो जाते हैं, बगले झांकने लगते हैं। मुझे पता है, आप सबको भी पता होगा कि हार्दिक पटेल का भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जाने वाला ट्वीट कोई ये एकलौता नहीं है। ऐसे दसियों ट्वीट होंगे जो हार्दिक पटेल ने सीधा सीधा मोदी और अमित शाह के आंखों में आंख डालकर कहा, बिना डरे बिना झुके। और दूसरा सच तो यह भी है ना, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आंखों में आंख डालकर प्रधानमंत्री को फेंकू कहना, गृह मंत्री को गुंडा कहना, इसके बावजूद गुजरात में वह एक विपक्षी पार्टी की राजनीति करता है। आपको क्या लगता है, कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? लेकिन आज आपने ये जो तस्वीर देखा है, ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, मेरी तरह आप सबको भी पता होगा कि हार्दिक पटेल को पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। अपने तमाम ट्वीट्स को डिलीट कर रहे थे, अपनी भाषा को बदल रहे थे, गुजरात के बड़े बड़े कांग्रेस लीडरों को बदनाम करने का काम कर रहे थे। यही नहीं, जब पिछले दिनों कंफर्म हो गया कि अब उसे बीजेपी में जाना ही है, तो तमाम ऐसे चैनल, न्यूज़ चैनल जो खास करके विपक्षी आवाज़ को उठाते हैं, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाया। और आज क्या हुआ, वह आप सबसे किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। और दोस्तों, अगर मेरा पिछला वीडियो जो हार्दिक पटेल पे मैंने बनाया था, अगर उसको देखेंगे तो मेरी बातें आपको पता चल जाएगी। मैंने उसी वीडियो में कह दिया था कि बीजेपी में हार्दिक स्वागत है। आप देख लीजिए, बिना कोई लाव लश्कर के मैंने सीधा सीधा एक लाइन में कह दिया था, बीजेपी में हार्दिक का जाना तय है। क्योंकि हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिन बातों को लेकर इस्तीफा दिया था, वो सीधा सीधा इशारा कर रहा था कि इनका ये इस्तीफा बीजेपी हेडक्वार्टर से टाइप होकर आया है। और हार्दिक ने सिर्फ उस पर मुहर लगाई। दोस्तों, आज एक बार फिर वो जुमला सही साबित हुआ। भारत की विडंबना ये है कि भारत के 2014 में जो प्रधानमंत्री के लिए प्रबल दावेदार नरेंद्र मोदी जी का जो जुमला था ना, एक भी जुमला सत्य नहीं हुआ जनता के लिए। लेकिन दूसरे लोग जो जुमले गढ़े, जो जुमले बोले, वो दिन ब दिन सत्य होता चला गया। अब हार्दिक के इसी जुमले को देख लीजिए आप। अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। आज हार्दिक 3 साल बाद वापस से देशभक्त हो गया। बात सही भी है। आखिर जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल को गली गली दौड़ाकर कुत्ते बिल्लियों की तरह पीटा गया, ऐसे में उसके शरीर का जो जख्म था उसको ठीक होने में 3-4 साल तो लगना ही था। अब जब ठीक हो गया, तब उसे अपने ऊपर लगे देशद्रोही के, घुसपैठिए के, कांग्रेसी होने के दाग का पता चला। उसे एहसास हुआ कि अब इस दाग को भी हटा लिया जाए। और कहीं ना कहीं इस दाग से पहले उसे अपने उस सीडी का भी याद जरूर आया होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों, आप जब हार्दिक पटेल को कोस रहे हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि हार्दिक पटेल का एक सीडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल जानते हैं कि आगामी चुनाव में वह सीडी एक बार फिर से मुद्दा बनेगा और हार्दिक पटेल के लिए सिरदर्द साबित होगा। और इस बार
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने गुजरात कांग्रेस की कमान हार्दिक पटेल को सौंप दिया था, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो सकता था कि उस सीडी को सार्वजनिक कर देता, क्योंकि बाकी सभी के लिए नियम कानून है, कायदे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सा नियम है? बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को हार्दिक पटेल अच्छे से जानते हैं। और अगर यह सब जानते हुए हार्दिक पटेल वापस से भारतीय जनता पार्टी के कर कमलों में गए तो ये उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अब बात नीतीश कुमार की ही कर लीजिए। जब मोदी जी ने आज से 6-7 साल पहले बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के डीएनए को कटघरे में खड़ा कर दिया था, तब नीतीश कुमार भी काफ़ी चीखे चिल्लाए थे। लेकिन अंतोगत्वा नीतीश कुमार आज कहाँ है? अपने डीएनए रिपोर्ट लेने के लिए मोदी के शरण में, बीजेपी के शरण में, एनडीए के शरण में है। जब नीतीश कुमार जैसा वयोवृद्ध राजनीतिक नेता 2014 में, आप सबको पता है, नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का अगर कोई चेहरा बन सकता था तो वो नीतीश कुमार थे। ऐसा व्यक्ति एनडीए में अपने आप को नतमस्तक कर लेता है। तो आप मुझे बताइए ना, जुम्मा 8 दिन हुआ है हार्दिक पटेल का, अगर वो बीजेपी के पास जाने को मजबूर है तो इसमें उसकी क्या गलती हो सकती है? मैंने कई सारे पत्रकार साथियों को देखा कि हार्दिक पटेल को कोस रहे हैं। मत कोसिए। हार्दिक पटेल पाला बदलने वाले कोई पहले तो है नहीं। इससे पहले भी सैकड़ों राजनेता ऐसा कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब किया उसमें तो इतना है तो वह आपने नहीं मचाया था, अभी क्यों मचा रहे हैं? दोस्तों, चाहे जो भी हो, आज फिर से भारत का विपक्ष कमज़ोर हुआ, भारत का लोकतंत्र कमज़ोर हुआ। वो कहते हैं ना काफ़ी सारे लोग कि कांग्रेस पार्टी या फिर कोई अन्य दल पारिवारिक पार्टी है। पार्टियां क्या करेगी? जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी इतना बड़ा मैंडेट लेकर जब सत्ता में आती है तो विपक्षी दलों के नेताओं में ऐसे ही भगदड़ मचता है। ईडी के डर से, आईटी के डर से, देशद्रोही धाराओं के डर से। आखिर अपने नेताओं को बचाने के लिए क्या करेगा? और अगर आप इतिहास खंगालेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि पारिवारिक लोग, जो लोग परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं पार्टी में, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर 4-5 नेता भी किसी परिवार से होते हैं, किसी खास समूह से होते हैं, तो ऐसे में पार्टी को मजबूती मिलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी पार्टी में परिवार के लोग हैं और ज़मीन पर काम करके उस पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, विपक्षी एकता को मजबूती दे रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। लेकिन ये अलग बात है कि उसके बारे में कोई मीडिया या फिर पत्रकार बोलना नहीं चाहता। पत्रकार गोदी मीडिया को तो छोड़ दीजिए, जो खुद को आज़ाद पत्रकार कहते हैं वो भी भाजपा के परिवारवाद पर बोलने से चुप्पी लगा लेते हैं। अब आप ही बताइए ना, जिस तरीके से गुजरात में जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर ने गुजरात में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसे ताकत देने के लिए अपना संगठन साथ दिया, लेकिन अल्पेश ठाकोर ने भी वही किया जो आज हार्दिक पटेल ने किया। जो हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी पर खुद को साइड करने का आरोप लगाता है, खुद को काम नहीं करने देने का आरोप लगाता है, वह जरा भारतीय जनता पार्टी में उनके ही युवा तुर्क साथी अल्पेश ठाकुर के क्या स्थिति है उसके बारे में भी जनता को बताना चाहिए। और मुझे पता है हार्दिक पटेल बीजेपी में गुजरात का कपिल मिश्रा बनेगा। इसके बिना हार्दिक पटेल का गुजरात में भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये इतिहास रहा है ना, जब भी भारतीय जनता पार्टी में किसी को अचानक तरक्की चाहिए उसे दंगाई और दंगा को प्रमोट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, इसलिए तो खुद को कहता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के छोटे सिपाही हैं। वही प्रधानमंत्री जो लिंचिंग की बातों पर चुप्पी साध लेते हैं, जो बेटियों के बढ़ते बलात्कार पर चुप्पी साध लेते हैं, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर चुप्पी साध लेते हैं, विश्व भूखमरी रैंकिंग में भारत के बदहाल हालात पर चुप्पी साध लेते हैं, डॉलर के सामने रुपये के पतले होती हालात पर चुप्पी साध लेते हैं, युवाओं की बेरोजगारी पर चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में हार्दिक पटेल जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हार्दिक पटेल जी
कोई बात नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी में गए, देश कहीं जाए, लेकिन आप जिस ध्यय से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, ईश्वर करे कम से कम वो तो पूरे हो जाए। और हाँ, अपना CD वापस लेना मत भूलना। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।